स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ये आपके जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का आपका सॉल्व पेपर चल रहा है। ठीक है, आपने पहला आपका जो था मतलब सॉल्व पेपर वो आपका कंप्लीट हो चुका है। वो फोर्थ पार्ट में या फिफ्थ पार्ट में आपका डिवाइड है। ये आपका नेक्स्ट जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 6 फरवरी को ऑनलाइन जो बेस आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका था। और ये है आपका जो एग्ज़ाम यानी 3/2/2023 का है, यानी जो 3 फरवरी को आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वो इसका सॉल्व पेपर है। ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान में सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको इसमें बताना है और आप देख सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो चलिए। और अगर आप मतलब सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए कैसे कैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कथन ए और कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछे जाते हैं, यानी जो आपके एनसीईआरटी बेस है वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कथन देखिए, कथन ए है आपका, आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कारण है आपका, किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। ठीक है, अब इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो ए है ऑप्शन आपका, ए और आर सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है आपका, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है आपका, ए और आर, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है आपका, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं कैसे। तो देखिए, आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे क्योंकि किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। यह दोनों कथन सत्य हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। और आखेटक एवं खाद्य संग्राहक समुदाय के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के कई कारण थे। पहला कारण ये था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार, चारा आदि के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, और तीसरा कारण है आपका, पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। और चौथा कारण है आपका, कुछ नदियाँ, झीलों, झरनों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ का सूख जाता है। सूखने वाली नदियाँ, झीलों के किनारे रहने वाले लोगों को पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है, ये पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में भी विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका मुद्रा राक्षस, बी ऑप्शन है आपका राजतरंगिणी, सी ऑप्शन है आपका अर्थशास्त्र और डी ऑप्शन है आपका बृहत कथा मंजरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए व्याख्या देखते हैं। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कटाई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र ग्रंथ में वर्णित है। अर्थशास्त्र राजा के कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है, को अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है कुछ ग्रंथ दिए गए हैं आपके और कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि कुछ ग्रंथ के लेखक यानी ये जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन थे। ये आपके सीटेट क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला देखिए, पहला है आपका मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त ने लिखा था। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़ है। अर्थशास्त्र के चाणक्य, अष्टधाई के पाणिनि और कुमार संभव के कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो कथन ए क्या है?
7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कथन नंबर दो है आपका, 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते रहते थे। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका, कथन ए गलत है परंतु दूसरा सही है। बी है आपका, कथन ए और दोनों सही है परंतु ए और दो की सही व्याख्या नहीं है। सी है आपका, पहला और दूसरा गलत है। ठीक है, यानी पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। तीसरा है आपका, कथन एक और दो दोनों सही है परंतु कथन दो की सही व्याख्या करता है। ठीक है, राइट आंसर आपका भी हो जाएगा यही, यानी जो है कथन ए कथन दो की सही व्याख्या करता है। ठीक है, कैसे, तो देखिए 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। ये दोनों कथन सही है तथा कथन एक कथन दो की सही व्याख्या करता है। 7वीं शताब्दी में बने जमींदारों और प्रमुखों ने धन शक्ति प्राप्त की और खुद को महासामंत घोषित किया। 7वीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंश का उदय हुआ। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी। उस समय भारत कई छोटे राज्यों में विभाजित था। विभिन्न शासकों के बीच सत्ता के लिए हमेशा युद्ध होता था। यह सही और गलत विवादों को युद्ध द्वारा सुलझाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो क्या है, देखिए, ऊंची भीतरी छत में प्रतिछेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली डैश के बीच समान है। तो किसके बीच समान है, तो ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के समान है, या बी ऑप्शन है आपका, बांग्ला गुबंद मंदिरों और जोधाबाई के महल के समान है। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका, विजयनगर और जहानाबाद के महलों के समान है। डी ऑप्शन है आपका, कुतुब मीनार और राजराजेश्वर मंदिर के समान है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के समान है। कैसे, तो देखिए, ऊंची भीतरी छत में प्रतिछेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की शैली वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के भी समान है। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1590 में आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। राजेश्वर मंदिर केरल राज्य के कुन्नूर के तलीरंबा में स्थित है और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है आपका, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका दिया है, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार राजा बन सकते हैं। दूसरा है आपका, ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। ठीक है, तो इसमें आपको राइट जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। ठीक है, पहला है आपका केवल ए सही है, दूसरा है आपका केवल बी सही है, तीसरा ऑप्शन है ए और दोनों सही है, डी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी होगा, यानी ए और बी दोनों सही है। कैसे, तो देखिए, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। पहला है, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। दूसरा है, ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। तीसरा है आपका, कई शासकों ने परिस्थितियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया है। और चौथा है आपका, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 5वां है आपका, अधिक सत्ता और संप्रदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित करने लगे थे। छठा क्वेश्चन है आपका, 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो कथन ए आपका दिया है, 18वीं शताब्दी में शिल्प वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए थे। कथन बी है आपका, ब्लैक देशी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा जाता है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है आपका केवल ए सही है, ऑप्शन बी है आपका ए और बी दोनों सही है तथा बी ए का सही वितांत है। सी ऑप्शन है आपका, ए गलत है परंतु बी सही है। डी ऑप्शन है आपका, ए
और बी दोनों सही है, परंतु बी ए का सही वृत्तांत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। कैसे? तो 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। यह कथन सत्य है तथा ब्लैक टाउन देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा जाता है जो केवल फ्रंट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। अतः यह कथन असत्य है। ठीक है, अब 18वीं सदी की विशेषता देख लीजिए। 18वीं सदी की विशेषता क्या क्या थी? तो 18वीं सदी में गुलामी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। राजपूत खत्री कार्यस्थ आमतौर पर दास महिलाओं को घरेलू काम के लिए रखते थे। और उसके बाद है आपका 18वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति अस्थिरता से प्रभावित थी। सामान्य रूप से समाज ने अपने अधिकांश परंपराओं को बरकरार रखा, लेकिन समाज में कई बदलाव को प्रेरित किया था। ठीक है, उसके बाद है आपका सामाजिक व्यवस्थाओं के सबसे निचले स्तर पर अधिकांश गरीब थे। उसके बाद है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है आपका। 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है औपनिवेशिक भारत के स्थानीय बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, यानी कौन से कथन सही है ये बताना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से भी पढ़ा जाता है, यानी एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन कर सकता है इसका भी आप लोगों को ख्याल रखना है। तो देखिए इसका ए ऑप्शन है आपका 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। बी ऑप्शन है आपका इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। तीसरा है आपका जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था। और इसमें देख लीजिए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ए है आपका केवल ए, बी और सी, और बी ऑप्शन है आपका केवल ए और बी, और सी ऑप्शन है आपका केवल बी और सी, डी ऑप्शन है आपका केवल ए और सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, केवल बी और सी। कैसे? तो देखिए औपनिवेशिक भारत के स्थानीय बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त को प्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए बनाया गया था, जिन्हें रैयत कहा जाता है। इस प्रकार इस बंदोबस्त को रैयतवाड़ी के नाम से भी जाना जाने लगा था। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के माध्यम से पेश किया गया था। इस प्रकार कथन बी और सी सत्य हैं तथा ए कथन असत्य हैं। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और आपको और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी विलियम एडम्स के बारे में हमें बताना है कि आपका विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, वह एक अंग्रेजी शासक थे। तीसरा है आपका कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। चौथा है आपका उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया था। ठीक है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है आपको। सही विकल्प कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका केवल पहला और तीसरा सही है। बी ऑप्शन है आपका केवल दूसरा और तीसरा सही है। सी ऑप्शन है आपका केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। डी ऑप्शन है आपका केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कैसे? विलियम एडम्स एक स्कॉटिश प्रचारक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया। यह तीनों कथन सत्य हैं। एडम एक शिक्षाविद, विद्वान एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवक थे। एडम्स का मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एडम्स को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य दिया था। एडम्स ने अपनी पहली रिपोर्ट जुलाई 1835 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उन्हें संपूर्ण बंगाल प्रांत के स्कूली संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए थे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन में आपका कॉलम का मैच करना है, यानी कॉलम को आपको मिलाना है कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित रामाबाई और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है आपका, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। ठीक है, तो संस्थाएं देख लीजिए, संस्थापक और उसके बाद स्थापना वर्ष, यानी संस्थाएं, संस्थापक और स्थापना वर्ष भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ब्रह्मो समाज किस संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। और स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1828 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद है आपका आर्य समाज। आर्य समाज
के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका विधवा गृह। गृह क्या है? तो संस्थापक कौन है इसके? पंडिता रामाबाई हैं। ठीक है, और लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए किसने बनवाए थे? ईश्वरचंद विद्यासागर ने बनवाए थे। ठीक है, वेद समाज क्या है? आर्य केशवचंद सेन ने इसकी स्थापना की थी 1867 में। ठीक है, वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद ने किया था 1887 में। ठीक है, विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया 1912 में। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपका, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा बनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। यानी किसी भी बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो रणनीति अपनाई थी वो किस प्रकार थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए, पश्चिमी विचारों का हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वासों को खोजना, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्य को ढूंढना। अब इसमें सही विकल्प का चयन करना है, यानी इन तीनों में से कौन सा सही है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका केवल बी सही है, बी ऑप्शन है आपका केवल ए सही है, सी ऑप्शन है आपका ए और बी सही है, डी ऑप्शन है आपका ए और सी सही है। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका है हो जाएगा डी, ई और सी सही है। ठीक है, कैसे? यहाँ देखिए, व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी विचारों का हवाला देकर और प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति थी। 1820 में ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म बंगाल के हुगली जिले के बिरसिंह गांव में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं सदी में एक उल्लेखनीय कार्यकर्ता और विचारक थे। एक प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक के रूप में उनके विचारों में भारतीय और पश्चिमी दोनों आदर्श शामिल थे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का हिस्सा कौन कौन थे। ठीक है, तो पहला है खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, दूसरा है आपका पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, तीसरा है आपका गुजरात में नमक सत्याग्रह, चौथा है आपका आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसानों और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपको क्या चूज करना है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका केवल पहला और दूसरा सही है, बी ऑप्शन है आपका केवल दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका केवल पहला दूसरा और तीसरा सही है, डी ऑप्शन है आपका केवल पहला तीसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर है आपका यही हो जाएगा, यानी पहला तीसरा और चौथा सही है। कैसे है? तो यहाँ देखिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद में फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया, जहां 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, गुजरात में नमक सत्याग्रह, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसानों और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है आपका, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए बंगाल, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आसाम और चौथा ऑप्शन है आपका पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। कैसे? यहाँ देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद की स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। यह गांधीवादी आंदोलन के नाम बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का समाप्त करना और भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। यह आंदोलन 1911 में समाप्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कथन दिया गया है, उस पर विचार करना है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया था। बी ऑप्शन है आपका 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसे कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। इसमें कथन आपको छांटना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, ए है आपका केवल ए तथा बी दोनों सही है, बी ऑप्शन है आपका ए तथा बी दोनों गलत है, सी ऑप्शन है आपका ए सही है किंतु बी गलत है, डी ऑप्शन है आपका बी सही है किंतु ए गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए सही है किंतु बी गलत है। कैसे?
तो देखिए 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सरकारी योजनाएं बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और उसके तहत योजना आयोग, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, का गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। 1956 में तैयार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तीव्र औद्योगिकरण था। कथन ए सही है किंतु बी गलत है। 14वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ज्योतिराव फुले पर कौन सा कथन सही है। यानी जो ज्योतिराव फुले हैं उन पर कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। फुले ने ईसाई कमिश्नरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था। सी ऑप्शन है आपका, उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है डी ऑप्शन है आपका, वो अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। ई है आपका, उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया था। सही विकल्प का इसमें चयन करना है आपको। तो देखिए ए ऑप्शन है आपका, ए बी सी और डी, ठीक है, ये सही है। और बी है आपका बी सी डी और ई सही है। सी ऑप्शन है आपका ए सी डी और ई सही है। डी ऑप्शन है आपका ए बी सी और ई सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। यानी देखिए ज्योतिराव फुले पर निम्न कथन सत्य हैं। कौन कौन से हैं? तो फुले ने ईसाई कमिश्नरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दाव पर खुलकर हमला किया था। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी होते हैं। वो अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। दबे हुए वर्गों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उनके द्वारा किया गया था। ज्योतिराव फुले और गैर ब्राह्मण आंदोलन के आरंभिक नेताओं में एक थे, ठीक है। इस प्रकार कथन ए बी सी और डी सत्य है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है आपका, एक रोल प्ले यानी नाटक में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रहों का अभिनव वे कर रहे हैं? आपको ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन है आपका ए बुध शुक्र का, बी ऑप्शन है आपका शनि पृथ्वी का, सी ऑप्शन है आपका पृथ्वी चंद्रमा का, डी ऑप्शन है आपका पृथ्वी शुक्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी पृथ्वी और शुक्र का। कैसे? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो व्याख्या है, एक रोल प्ले यानी नाटक में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। दिए गए ग्रहों में से पृथ्वी शुक्र 2 ग्रहों का अभिनव वे कर रहे हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में ये ऐसा होता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, ठीक है। बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन जो है एसएसटी का सीटेट का आपका कंप्लीट हो चुका है और अगले पार्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एसएसटी का, यानी जो सीटेट का जो एसएसटी का सॉल्व पेपर है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुका है। और 15 क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आएँ और सॉल्व पेपर आप लोगों के लिए लेकर आएँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।